हिंदुस्तान में अगर सर्वाधिक लोग आवागमन करते हैं किसी एक समय पर तो वो छठ के पूजा के समय होता है, क्योंकि बिहार के परिश्रमी लोग पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक श्रमिक के रूप में हैं और तो वो अपने मातृभूमि दीजिए ना, जब अपने राज्य जाते हैं छठ मैया की पूजा करने के लिए। इसलिए मैंने छठ का उदाहरण दिया। तो ये सलीम जी को और कांग्रेस पार्टी को छठ से इतनी परेशानी क्यों? हम छठ का नाम लेते ही नहीं, हम छठ का नाम लेते हैं, अब छटपटाने क्यों लगते हैं भैया? क्यों छटपटाने लगते? मैं छठ बोलूंगा और कांग्रेस छटपटाएगी क्यों? आप छठ का नाम लेते छटपटाते क्यों है? शांति से बैठिए, मत छटपटाइए, मुझे तथ्यों को रखने दीजिए, मत छटपटाइए। देखिए अंजना जी, ठीक है, आपका तो कुछ नहीं हो रहा है, साफ बैठिए। देखिए अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अधिकार है कि हम आवाज उठाएंगे। अखिलेश जी, अगर सही समय पे आपने देश को, भारतीय रेलवे को उठा दिया होता तो आज आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने देश को, आपने देश के गरीबों को, आपने देश के रेलवे का भट्टा बैठाया था, इसीलिए आज उसको उठाने की आवश्यकता है और मोदी जी वही कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में रिफॉर्म कहते हैं और हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, क्या ये फुल फ्लेजेड रिफॉर्म है? मैं आ रही हूँ अखिलेश जी इसके बाद, एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी, क्या ये फुल फ्लेजेड रिफॉर्म है? क्योंकि जिस भाषण का जिक्र अखिलेश जी कर रहे थे वो मैंने यहाँ निकाल दिया है। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा, साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे का हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। क्या ये फुल फ्लेजेड वो रिफॉर्म है जिसकी जरूरत है अगर भारतीय रेलवेज की आपको पूरी तरह से काया पलटनी है तो? क्योंकि पीएम ने सीधा कहा प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, उन्हें भी एहसास है कि कितना बड़ा ये रिफॉर्म होगा और कितना इसका विरोध होगा। एक छोटे से कदम से प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दी जा रही है। देखिए अंजना, इसमें एक बड़ा आयरॉनिकल मामला है ये। आयरॉनिकल इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार को आज 303 बीजेपी के सांसदों का समर्थन है। इसका मतलब यह कि देश ओवरवेलमिंगली उनको सपोर्ट कर रहा है और चाहता है कि ओवरवेलमिंगली वो रिफॉर्म करें। लेकिन अभी मैं संबित पात्रा जी की बात को सुन रहा था, वो इस बात में बड़े डिफेंसिव है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। मेरा कहना यह है कि प्राइवेटाइजेशन 100% होना चाहिए ट्रेन का। और मैं इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर एक अजीब तरीके की हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी इस बात को लेकर यह कि जब आप सत्ता के अंदर होते हैं तब आप कुछ फैसले करना चाहते हैं और विपक्ष में रहकर आप उस फैसले का विरोध करते हैं। जब 1991 के अंदर जब पहली बार इस देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डीरेगुलेशन था उसको पीवी नरसिम्हा राव ने चुपके से किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा कदम है, अगर पब्लिकली कर दिया तो सारा का सारा रिफॉर्म का प्रोसेस रुक जाएगा। उस वक्त बीजेपी विपक्ष के अंदर थी। जब यही बीजेपी जब सत्ता के अंदर आ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर, तो वो सारे काम करते हैं जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की टीम ने किया था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की टीम आती है तो फिर बीजेपी जो है वो कहती है कि नहीं, फॉर एफडीआई में विरोध करने लगती है, डिसइन्वेस्टमेंट विरोध करने लगती है, इंश्योरेंस में एफडीआई नहीं होनी चाहिए, मल्टी ब्रांड में एफडीआई नहीं होना चाहिए, सिंगल ब्रांड में नहीं होना चाहिए, आर्मामेंट्स में नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस में नहीं होना चाहिए। जब आप सरकार के अंदर आ जाते हैं 2014 के अंदर, तो वो सारे फैसले आज मोदी जी की सरकार ने शुरुआत में किया। मेरा कहना यह है कि इस देश का नुकसान इसलिए है क्योंकि आज भी देश जो समाजवादी कम्युनिस्टवादी जो मानसिकता है आर्थिक मसले पर, उससे निकल के सामने नहीं जा पा रही है। मेरा कहना यह कि संबित पात्रा को चौड़े के साथ कहना चाहिए, हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे क्योंकि रेलवे की हालत बर्बाद होने की स्थिति में है। उसके लिए अगर बेहतरी चाहिए तो एफिशिएंसी लेके आइए। इस देश के अंदर एफिशिएंसी आई, इस देश के अंदर 30 करोड़ लोग गरीबी से मिडिल क्लास में आए। वो इसलिए आए क्योंकि 1991 के अंदर रिफॉर्म शुरू हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और उस प्रक्रिया को ना तो यूनाइटेड फ्रंट की सीपीएम वाली सरकार रोक पाई और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी रोक पाए और ना मनमोहन सिंह रोक पाए। आज बीजेपी के पास वो समर्थन है कि वो एक झटके में बड़े से बड़े फैसला करना चाहिए। बड़ा कदम उठाने के लिए संबित जी तैयार होइएगा। कोएलिशन में होती हैं तब रिफॉर्म करती हैं। आपको तो सलीम साहब आशुतोष जी ने पूरा ही खारिज कर दिया। संबित जी आपको चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी बोले ना, एक साल में 27 करोड़ से 80 करोड़ गरीब हो गए। मोदी जी का भाषण 80 करोड़ का गरीब परसों दिन। ये आशुतोष पहले 27 करोड़ थे एक साल। सलीम जी शांत हो जाए तब मैं बोलूंगा। देखिए सलीम जी शांत। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर फील्ड को रिफॉर्म करना ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आप देखिए जब हम आए थे, उदाहरण मैंने आपको दिया और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जब हम आए थे तो ये जो केबल बिछाने का काम था आपका कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए, ये केवल आपके कुछ 100 ग्राम पंचायत तक पहुंचे थे। आज
कई लाखों ग्राम पंचायत तक पहुंच गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस स्पीड के साथ और किस स्केल के साथ रिफॉर्म हो रहा है। भारतीय रेलवे में ये बहुत बड़ा कदम है। और जैसे कि भी आशुतोष जी ने बताया कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइज होना चाहिए, मैं तो कहूंगा जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, जिसके आधार पर हमें वोट मिला है, हमें इस आधार पर वोट मिला है कि हम पीपीपी मॉड्यूल को आगे बढ़ाएंगे और उसको हम आगे लेके आएंगे, एनकरेज करेंगे। आज हम पीपीपी मोड को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं। अंजना जी, ये खामोश अंजना जी, देखिए ये किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे संबित जी, और ईरान तुरान बता रहे हैं। मैं आपको इसी तरह से जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो क्या कहा था, ट्रेन के बारे में बताया, फिर बोला आपने, फिर आपने बोला आपने डिजिटलाइजेशन पे आप लोगों ने, आप ही ने, अंजना जी ने 100 बहस की होगी, संबित पात्रा ने की होगी कि अब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, नोटबंदी हो गई, और 3 लाभ गिनाए थे आप लोगों ने। डिजिटलाइजेशन, आतंकवाद पे कमर टूट गई, नक्सलवाद की कमर टूट गई। 17 लाख करेंसी प्रिंटेड थे, आज 22.5 लाख प्रिंटेड करेंसी है। डिजिटलाइजेशन तो फिर खत्म कहानी। तो है, तारीखें बता रहे थे, मोदी जी बता रहे थे। रोज क्या हो रहा है, खामोशी से सुनिए, सुन नहीं सकते, खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए जनाब, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। क्या किया इनके मित्रों ने, इनके मित्रों ने क्या किया? 9 लाख करोड़ रुपए इनके मित्रों का माफ हुआ। 9 लाख करोड़ रुपए बैंक का है, इनके मित्रों का राइट ऑफ हुआ। 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का कौन मित्रों का माफ हुआ बताइए, कौन मित्रों का 9 लाख करोड़ रुपए माफ हो गया? सारा झूठ बोल रहे थे।